दोस्तों नमस्कार। मेरा देश बदल रहा है। इस वाक्य का जिक्र किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बरस पहले किया था। लेकिन जब वो इस लाइन को कह रहे थे, उनके जहन में बीजेपी की जीत थी, कांग्रेस की हार थी। उनके जहन में आरएसएस का विस्तार था, जो उन्हीं की ताकत पर टिका होगा। उनके जहन में विपक्ष का मटिया मेट होना था। उनके जहन में एक के बाद एक बीजेपी और आरएसएस के लोगों को अलग अलग संस्थानों में भर्ती किया जाना था। उनके जहन में इस देश के भीतर आजादी के बाद जो भी संस्थान खड़े किए गए, उसकी जड़ों को हिलाना था। और कमोवेश कोई संस्थान इस देश के भीतर बचा नहीं जिसकी जड़ों पर इस सोच के साथ हमला नहीं हुआ कि दरअसल वहां पर वही लोग चलेंगे जो सत्ता के अनुकूल होंगे, आरएसएस से निकले हुए होंगे। क्या ऐसी परिस्थिति में 8 बरस के बाद जब इस वाक्य को दोहराया जाए कि मेरा देश बदल रहा है, तो क्या बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो चली है? क्या आरएसएस की विचारधारा सिमट चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हो चला है? शायद इसके ठीक सामने कांग्रेस को खड़ा करना होगा, भारत जोड़ो यात्रा को खड़ा करना होगा और इस देश के भीतर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों को खड़ा करना होगा, जिससे मौजूदा राजनीतिक सत्ता के कोई सरोकार नहीं है। और उसके बाद यह सवाल होगा कि दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जीती, जनता जीती है। और जो जमीन बीजेपी ने आज से नहीं, 90 के दशक में येदियुरप्पा ने काम करते हुए बनाई, उस वक्त नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था। लेकिन येदियुरप्पा को उस वक्त लोग जानते थे और आरएसएस और बीजेपी के लोग उनके पीछे खड़े थे। आज की तारीख में वो अलग थलग है। मौजूदा वक्त में पहचान नरेंद्र मोदी की है। और ध्यान दीजिए, कर्नाटक के भीतर 36% का वोट बैंक जरूर बीजेपी के साथ रहा, जो पिछली बार भी 36.82% था, यानी 1% से कम हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि जहां जहां बीजेपी की अपनी जमी थी, जहां पर उसका वोट बैंक था, वही गायब हो गया हर जगह और हर हिस्से में। और बीजेपी जहां लाभ की स्थिति में है, वह बेंगलोर शहर है और वह ओल्ड मैसूर का इलाका है, अन्यथा किसी भी जगह पर नहीं है। हम इसको विस्तृत तौर पर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन दूसरी परिस्थिति समझिए। जिन 22 दिनों को 51 विधानसभा की सीटों के इर्द गिर्द राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में समेटा, उसमें से 37 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल गई। उससे पहले सिर्फ उसके पास 18 सीटें थी, या कहें 17 सीटें थी। अगर चुनावी राजनीति के गुणा भाग में फंसिएगा तो आप चुनाव में फंस जाइएगा। मौजूदा वक्त में बात उसके आगे की है, क्योंकि यकीनी तौर पर देश ये बदल रहा है। इस देश के भीतर में बीते 9 बरस में जो भी पाठ पढ़ा गया, उसमें आप ध्यान दीजिए, 2 ही राज्य हैं और उन 2 राज्यों के 2 ही मॉडल हैं जो मौजूदा वक्त में बीजेपी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं या उनकी सोच के साथ खड़े हैं। वह 2 राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। लेकिन एक सवाल अब हर जहन में है, जब कर्नाटक में बजरंग बली नहीं चला, तो क्या 2024 में राम मंदिर चलेगा? या लोग समझ चुके हैं कि दरअसल यह एक फरेब है। हिंदुत्व के नाम पर जिन परिस्थितियों को बीजेपी परोसती है, उससे लोगों की जिंदगी से कोई जुड़ाव नहीं होता है और राजनीतिक सत्ता ताकत के साथ उनके हाथों में चली जाती है, जो ये मानकर चलते हैं कि जनता ने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया है। एक दूसरी परिस्थिति में आकर खड़े हो जाइए। कर्नाटक के भीतर जो कुछ हुआ और जो परिणाम के तौर पर आया, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की जो पूरी परिस्थिति थी, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इस बात का जिक्र करने से किसी को कतराना नहीं चाहिए कि कांग्रेस किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं है जो गांधी परिवार से हटकर भी हो सकती है। वो गांधी परिवार की नियति के साथ जुड़ी हुई है, यह एक सच है। दूसरा सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की वाक पटुता जबरदस्त है। तीसरा सच यह है कि प्रियंका गांधी के शब्दों और संवाद के जरिए लोगों से जुड़ना कर्नाटक में नजर आया, और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आपस में संवाद बनाने की परिस्थितियां पैदा की, वह स्थिति किसी में नहीं है।
लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है। आपको कुछ कदम और आगे चलना होगा। इस देश के भीतर का जो डाटा निकल कर आ रहा है, कांग्रेस अपने तौर पर इस देश में 6,612 ब्लॉक हैं और कांग्रेस के 6,612 ब्लॉक नहीं बल्कि पंचायत स्तर पे चले जाइए, ग्राम पंचायत स्तर पे बीजेपी की अभी भी मशक्कत अधूरी है, जहां पर इस देश के लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक उसकी पहुंच हो। बीजेपी के दफ्तर जिले के आगे बढ़ने से के बाद हांफने लगते हैं और राजनीतिक सत्ता लाभ देने की नियति के साथ लोगों को जोड़ लेती है। कांग्रेस अपने तौर पर ग्राम पंचायत तक पहुंची हुई पॉलिटिकल पार्टी है। कर्नाटक ने फिर ऐसा क्या कर दिया कि समूची कांग्रेस जैसे ही सक्रिय हुई, बीजेपी ढह कर गिर गई। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर भी है, जहां पर कांग्रेस अगर अपने कैडर और अपने कार्यकर्ता के स्तर पर सक्रिय हो जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई राजनीतिक विचारधारा सत्ता से हटकर नहीं है और आरएसएस जो अपने लगभग 40 छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलती है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े एजेंडे के तौर पर अगर संघ और बीजेपी को लेकर हिंदुत्व शब्द आता है तो वह राम मंदिर से जुड़ा है और राम मंदिर शब्द और राम मंदिर आंदोलन का जैसे ही जिक्र होगा, दो ही संगठनों का जिक्र होगा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। और ध्यान दीजिए, बजरंग दल को लेकर समूचे देश में बीजेपी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने उसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। आप कहेंगे जी नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, दरअसल मुस्लिम वोट एकजुट होकर उनके पक्ष में चले गए। हमें लगता है पहला परीक्षण आज इसी बात को लेकर हो कि दरअसल राहुल गांधी की पदयात्रा, प्रियंका गांधी का संवाद, कांग्रेस के सरोकार की राजनीति और लोगों के भीतर मौजूदा वक्त की परिस्थितियों से जूझते और संघर्ष करते हुए जिंदगी की जद्दोजहद, इन तमाम चीजों को जब आप मिलाइएगा तब आप आइए एक एक हिस्से में। सिर्फ बीजेपी को दो ही जगह पर लाभ हुआ और उस लाभ की सबसे बड़ी वजह जेडीएस का ढहना था। और जेडीएस ढही क्यों? क्योंकि मुस्लिम आरक्षण का जिक्र लेकर आएंगे, कांग्रेस ने कह दिया, और दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, इसका जिक्र कांग्रेस ने कर दिया। तो एक झटके में मुस्लिम वोट बैंक जो पूरा था वह पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया और जेडीएस ढहने लगी। जेडीएस दो जगहों पर सबसे ज्यादा प्रभावी, एक ओल्ड मैसूर और दूसरा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में और ओल्ड मैसूर के अलावे किसी भी जगह पर बीजेपी को लाभ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को लाभ हुआ। तो क्या राजनीतिक जमीन जो कर्नाटक के भीतर आरएसएस और बीजेपी ने बनाई, जो कभी शेट्टार ने बनाई, कभी येदियुरप्पा ने बनाई, वो सारी चीजें धराशायी हो गई। और मोदी की राजनीति जिस स्टाइल में चल रही है इस देश के भीतर में, उसमें कॉरपोरेट का हिस्सा, उसमें पूंजी होने की जिक्र और उसमें अपनी रईसी को बताते हुए सत्ता के संस्थानों को और इस देश के सरकारी संस्थानों को अपने अनुकूल करना ही सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या इस दौर में वह चीजें ध्वस्त हो रही है? उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले यह समझिए कि ओल्ड मैसूर में बीजेपी को लाभ हुआ, 2.8% वोट का लाभ हुआ, कांग्रेस को 6.9% का लाभ हुआ। यह वोट कहां से निकला? जेडीएस से निकला, क्योंकि बीजेपी पिछली बार 21% थी, वो बढ़कर 23.8% हो गई ओल्ड मैसूर में, और कांग्रेस 35% था जो बढ़कर लगभग 42% पहुंच गई। बेंगलोर में भी बीजेपी को लाभ हुआ। शहरी इलाका, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पैदल चलना, वहां पर गाड़ी पर घूमना, यानी 36 किलोमीटर को जो पदयात्रा उन्होंने अपने सलीके से गाड़ी पर बैठ के की, उसने कमाल दिखाया और लाभ जो है 5.3% का लाभ हुआ, सबसे ज्यादा लाभ। लेकिन बेंगलोर बीजेपी की जमीन नहीं थी इससे पहले, इस बार वह 5.3% बढ़ा तो 41.1% से बढ़कर बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 46.4% पे आ गया बेंगलोर में। और कांग्रेस सिर्फ 1% बढ़ पाई, 39.8 से वो बढ़कर 40.9% तक हो पाई। अब आइए असल खेल।
जहां पर आरएसएस ने काम किया, जहां पर बीजेपी ने काम किया, और वह जमीन उखड़ गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह तीन स्थितियों को सामने रखने की कोशिश की। एक तरफ डेवलपमेंट था यानी पैसा था, दूसरी तरफ हिंदुत्व का मॉडल था यानी आरएसएस की सोच थी, और तीसरी तरफ उनके खुद को अपने चकाचौंध के साथ दिखाना था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, यह भी था। ये तीनों स्थितियां धराशायी कैसे होती हैं सेंट्रल कर्नाटक में? बीजेपी का वोट 4.9% नीचे हो जाता है, यानी 40.4 से नीचे आ जाता है 35.5 पर। कोस्टल में, जो उसका इलाका माना जाता है, वहां पर -3.1%, यानी 3.1% नीचे चले जाते हैं। पहले 51.6% था, जो घटकर 48.5% हो जाता है। हैदराबाद कर्नाटक 3.5% नीचे चले जाते हैं, कल तक 39.3% थे, इस चुनाव में 35.8% हो जाते हैं। मुंबई कर्नाटक 2.8% नीचे चला जाता है, यानी 44.3% से घटकर 41.5% पे आ जाते हैं। यह एक पहला मिजाज है कि बीजेपी सेंट्रल कर्नाटक, कोस्टल, हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक में नीचे चली गई। और बढ़ी कहां? बेंगलोर और ओल्ड मैसूर में। बढ़ी क्यों? क्योंकि जेडीएस कोलैप्स कर गई। यहां से एक और मैसेज निकलता है, जेडीएस कोलैप्स करती है तो क्या इस देश के लिए मैसेज है कि अब इस देश के वोटरों ने तय कर लिया है कि वह छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी अगर टकराती है तो उनको महत्व नहीं देंगे, बल्कि नेशनल पार्टी को या बड़ी पार्टी को या जीतती हुई पार्टी के साथ खड़े होंगे? क्या यह मैसेज है? अगर यह मैसेज है तो इस दौर में विपक्ष की एकजुटता कांग्रेस की अगुवाई में हो सकता है आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे, क्योंकि जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर सक्रियता और जागरूकता इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो केरल से कश्मीर तक नजर आई, उसका अगला हिस्सा यह है कि अगर यह पदयात्रा पश्चिम से पूरब की दिशा में प्लानिंग के साथ बढ़ेगी तब क्या होगा। और इससे पहले राहुल गांधी थे और कर्नाटक में राहुल और प्रियंका जब दोनों नजर आए तो अगला मैसेज यह है कि अगर दोनों एक साथ इन परिस्थितियों को राजनीतिक तौर पर टारगेट लेंगे 2024 के प्लान के इर्द गिर्द, तो फिर बीजेपी कैसे टिकेगी। और कांग्रेस का प्लान जो कहता है वो जरा इससे समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने 10 दिनों में 27 रैलियां की और 5 रोड शो किए। प्रियंका गांधी ने 9 दिनों में 22 रैलियां की और 4 रोड शो किए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों में 19 रैली की और 9 रोड शो किए। अमित शाह ने भी 16 रैलियां की और 15 रोड शो किए। लेकिन दोनों के बीच यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सफलता का जो आकलन है वो लगभग 25% का असर डालता है, यानी कांग्रेस के पक्ष में इन रैलियों और रोड शो से 25% शिफ्ट हो गया। पहला मैसेज क्या है? यानी जिस औरे को लेकर चल रहे थे, जो संवाद बना रहे थे, वो कर्नाटक में फेल हो गया, या कर्नाटक के लोगों ने फेल कर दिया, क्योंकि कमोवेश हर उस राजनीतिक जमीन से लोग निकल कर आए जो कल तक बीजेपी की थी। ऐसा मसला है कि दरअसल उत्तर प्रदेश और गुजरात के भीतर अगर बीजेपी समूची सीटें जीत जाती है, मान लीजिए इस दृष्टि से सोचिए, तो भी तो उसके पास 105 सीट होगी। और इस देश के भीतर में अगर इन 2 राज्यों से 105 सीट जीत जाती है तो कहा यही जाएगा कि दरअसल जो 543 सीटें हैं उसमें से बीजेपी देखिए 20 से 22% तो उसी के हिस्से में आ गया, लेकिन सिर्फ 2 राज्य में। तो जो प्रयोग कंसंट्रेट होता चला गया जमीन पर राजनीतिक तौर पर, वही प्रयोग कंसंट्रेशन होता चला गया प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द, बीजेपी और आरएसएस का भी सिमटता चला गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी राजनीति का जो विस्तार किया उसमें पदयात्रा चाहे अनचाहे लोगों के भीतर जो संवाद बनाकर चली गई, अब उसका असर अगर कर्नाटक चुनाव में दिखाई दिया है और आने वाले वक्त में अगर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, तो जरा इस परिस्थिति से गुजरने की कोशिश कीजिए। अगर पदयात्रा उत्तर प्रदेश के बीच से निकलते हुए बिहार, बंगाल, असम से आगे बढ़ते हुए चली जाए तो यह कैसा असर होगा। तो क्या राहुल और प्रियंका के प्लान के बीच में 2024 से पहले एक ऐसी यात्रा और एक ऐसा संवाद और एक ऐसा सरोकार है
जिससे बहुत पहले पीछा छुड़ा चुकी है बीजेपी। ऐसा नहीं है बीजेपी पहले संवाद और सरोकार नहीं बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक पिरामिड की तरह, और उसके शीर्ष पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े संघ के प्रचारक हो गए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हो गए, वैचारिक तौर पर सब विचारधारा को पालने पोसने वाले सबसे बड़े शख्स हो गए। तो उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जो ताना बाना बुना गया, तो उनकी जीत और हार एक झटके में बीजेपी को ध्वस्त करती है, आरएसएस का खात्मा करती है। और यही वो सवाल है जो पहली बार विपक्ष के लिए आसान हो गया है, या कर्नाटक ने सुगम रास्ता सुल दिखा दिया है कि अगर विपक्ष निशाने पर किसे लेगा। कल तक इस बात का जिक्र होता था कि नरेंद्र मोदी का जिक्र मत कीजिए, निशाने पर उन्हें मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप निशाने पर उन्हें लेंगे उनकी लोकप्रियता सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आप ढह के गिर जाएंगे। अब खेल उलट गया, निशाने पर उन्हीं को लीजिए और बीजेपी ढह जाएगी। निशाने और टारगेट पे उन्हें ही लाइए, आरएसएस का कोई महत्व नहीं बचेगा। और उनके तमाम जो स्वयंसेवक हैं उनके भीतर यह सवाल है कि दरअसल कल तक जिस सरोकार और सांस्कृतिक महत्ता का जिक्र हिंदुत्व के आश्रय करते थे, अब तो वह भी काफूर हो गया। तो फिर राजनीति को कैसे किया जाए? और राजनीति ही विचारधारा का सबसे बड़ा मूल मंत्र मोदी काल में बना लिया गया, जिसको अमृत काल कहा गया, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी, और वही मैसेज देश को देने की कोशिश की। यह पहला सवाल था जो सबसे बड़ा सवाल है इस दौर में। दूसरा सवाल यह है कि जब हमने परखना शुरू किया कि जिन जगहों पर लगातार, सवाल हिमाचल प्रदेश का नहीं है कि पदयात्रा के बीच में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस बीच में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत गई थी और वहां पर प्रियंका गई थी और एक झटके में प्रियंका ने बड़ी सक्रियता कर्नाटक में दिखाई। संवाद उसके भीतर का यह है कि पहली बार अब कांग्रेस की अपनी प्लानिंग में उसको समझ में आया है कि किस तरीके से इस देश के अलग अलग जगहों पर, यानी 764 जिले अगर हैं तो 764 जिलों में आपको कांग्रेस का दफ्तर मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी का दफ्तर नहीं मिलेगा। वो अभी बनने की प्रक्रिया में है। इस देश के भीतर में अगर 6612 ब्लॉक हैं, वहां पर आपको कांग्रेस का कोई ना कोई कमरा दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब है 2 लोग तो होंगे जो काम कर सके। और राजनीतिक सक्रियता बनाने के लिए अगर शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में जा रहा है जहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष दिखाई दे रहा है, और अपने संघर्ष के जरिए सरोकार बनाने और पूरा का पूरा कांग्रेसी कार्यकर्ता का कैडर एक झटके में सक्रिय हो जाता है और राजनीति को बदलने की दिशा में नहीं बल्कि सिर्फ मैसेज कन्वे करता है, और जनता अपने आप को मान लेती है कि दरअसल वही चुनाव में कूद गई है। कर्नाटक का माहौल कुछ ऐसा ही था। इसीलिए जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है और जो मुंबई कर्नाटक का इलाका है, इन जगहों पर, तटीय कर्नाटक में भी बड़ी मशक्कत की गई है बीजेपी के जरिए, लेकिन आज की तारीख में वहां बीजेपी का नाम लेवा आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जबकि लंबा वक्त गुजारा गया, क्योंकि दफ्तर बंद होते चले गए आरएसएस के तमाम संगठनों के भीतर में किसी व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं बची। बीजेपी के लेवल पर भी जो कार्यकर्ता जिले स्तर पर भी काम करता था, उसकी महत्ता भी गायब होने लगी और सब कोई अपने ऊपर देखने लगा। और ऊपर देखने के लिए राजनीतिक सक्रियता चुनावी जीत या चुनावी टिकट पाने की दिशा में बढ़ती चली गई। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन एक झटके में है जरूर, लेकिन कोलैप्स कर गया वैचारिक तौर पर, क्योंकि विचार चुनाव जीतना बना दिया गया। तो जब विचारधारा चुनाव जीतने की होगी तो चुनाव हारते ही एक झटके में वह पूरी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि पार्टियां और संगठन तो विचारधारा के आश्रय चलती है, उनको ऊर्जा वहीं से मिलती है। और यह स्थिति भारत के भीतर पहली बार बीजेपी को लेकर पैदा हुई है। यह राजनीति जनता पार्टी को लेकर जब मोरारजी भाई की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद जब एक झटके में जनता पार्टी के भीतर जब राजनीतिक टकराव होने लगा, एक तरफ मोरारजी देसाई थे, फिर जगजीवन राम थे, फिर चौधरी चरण सिंह थे, यह सारे टकराव के बाद इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई तो उसमें एक बड़ा सवाल यह था कि अब इस जनता पार्टी का क्या किया जाए। और उसमें दोहरी सदस्यता, यूं ही जनसंघ के भीतर सवाल उठने लगे, आरएसएस के भीतर सवाल उठने लगे, सब अपनी अपनी धारा को लेकर अलग अलग दिशा में चलते चले गए।
और आज की तारीख में यह भी जरा समझिए कि जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में है और जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक में है, पहली बार दोनों के बीच एक संवाद हो रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं और विलय हो जाए तो एक नया जनता दल बनकर खड़ा हो सकता है, जिसका चुनाव चिन्ह चक्र होगा और इलेक्शन कमीशन भी उस दिशा में उनको हामी दे देगा। यानी राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन, कांग्रेस बीजेपी और इससे हटकर अगर वामपंथियों का जिक्र आप शुरू करें तो वामपंथियों की समूची राजनीति को नए तेवर और नए क्लेवर के साथ कांग्रेस ने अपना लिया। और कांग्रेस की जो नेगेटिविटी थी कॉरपोरेट और पूंजी को लेकर जो इससे पहले नजर आती थी, उस पूरे को मोदी सत्ता ने हथिया लिया। और जनता ने जब इसको देखना शुरू किया तो बड़ा सवाल यह था कि कांग्रेसियों का विस्तार तो देश भर में था, तो उनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो या फिर पूंजी के आश्रय चलने का सवाल हो, उन्होंने ध्यान दिया उस मिडिल क्लास पर और उस ईएमआई पर जो बैंकों से मिलती और किस रूप में लोगों पर बोझ ना बने और इस देश की जीडीपी ग्रोथ आगे बनी रहे। लेकिन वो सारी चीजें कोलैप्स इसलिए होती चली गई क्योंकि हर निर्णय और हर नारा पॉलिटिकल था। तो पॉलिटिकल तौर पे जब जिंदगी जीने के तौर तरीके 7 RCR से निकले और 6A कृष्ण मेनन मार्ग, यानी एक तरफ ध्यान दीजिए तो कृष्ण मेनन मार्ग जहां पर अमित शाह रहते हैं घर का नंबर है 6 और प्रधानमंत्री जहां रहते हैं उस घर का नंबर है 7, दोनों 13 हैं और 13 तारीख को यही हो गया। लौट चलिएगा तो इसका भी एक संयोग है कि 13 मई 2004 शाइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी की 13 मई 2004 में ही सरकार गिरी थी और 13 मई 2023 में ही मैसेज इस देश के भीतर निकल कर आया कि सब कुछ राजनीति नहीं हो सकती है, सब कुछ सत्ता नहीं हो सकता है और इस देश के संस्थानों की जड़ों को हिलाकर रख देना यह भी शायद राजनीतिक सत्ता की पहचान के साथ जुड़ गया। इसीलिए इस देश के भीतर जो भी मुद्दे बने वो शायद उस लोकतंत्र का हिस्सा थे जिस लोकतंत्र को लेकर इस देश ने आजादी के बाद से चलना सीखा। और अब 2024 का प्लान जो कांग्रेस के भीतर से निकल रहा है, बहुत धीरे धीरे ताना बाना बुना जा रहा है, उसके भीतर दरअसल यही वो सारे मुद्दे हैं जो संवाद और सरोकार से जुड़े हैं, जो इस देश की न्यूनतम जरूरतों से जुड़े हैं, जो पहली बार इस देश के भीतर बीजेपी की राजनीतिक सत्ता और मोदी के काम करने के तौर तरीकों से जुड़े हैं, जो पहली बार आरएसएस की विचारधारा जो हिंदुत्व को लेकर भी कितनी खोखली और पोपली है उससे भी जुड़े हैं। और ये संवाद के तौर तरीके भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब पार्ट 2 के हिस्से में निकलना शुरू होंगे तो राजनीतिक और सियासी तौर पर मुश्किल हालात शायद इस देश के भीतर में उन छत्रपों का भी होगा जो मंडल से निकले हुए हैं, क्योंकि मंडल को भी अपने तौर पर बीजेपी ने अपनाना चाहा, जहां जातिगत तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण हो। कमंडल तो उसके हाथ में था ही। संयोग से दोनों परिस्थितियों के बीच इस देश में एक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, और उस राजनीतिक परिवर्तन के लिए सामने कांग्रेस हो या कोई दूसरा हो, जनता तैयार हो रही है। और जनता को तैयार होने के लिए एक संवाद 2024 से बनाना जरूरी है। यह मंथन कांग्रेस के भीतर शुरू हो चला है। और आखिर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रास्ते इस देश की राजनीति को समझते हुए जनता निकल पड़ी है, तो उसकी उन बंद सांसों को और सांस लेकर राहत महसूस करने से हटकर उन परिस्थितियों को समझिए जहां वो खामोशी से उन हालातों को देख रही है कि क्या कुछ बीते 9 बरस में जिंदगी के कितने बड़े हिस्से को कहां पर लगा दिया गया। और शायद यही परिस्थिति बीजेपी के साथ जुड़े लोगों की भी है, संस्थानों की भी है, नौकरशाही की भी है। मुश्किल हालात उनके सामने भी खड़े होंगे, सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।